Jai Hind future officers, hope you all are doing well. So welcome to the official YouTube platform of UC Academy. So जैसे कि आपको पता है हमारी योद्धा सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हमारी टीम ने UC Academy की टीम ने आपसे वादा किया था कि पूरे थीम वेस्ट जो भी 2026 CAPF के एस्पिरेंट हैं उनके लिए पूरी तरीके से थीम बेस्ड हमारी क्लासेस चलेंगी, जिसमें पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, साइंस एंड टेक हो, ज्योग्राफी हो, मेंटल एबिलिटी हो या पेपर 2 का थीम हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो जाए, बॉर्डर सिक्योरिटी हो जाए, डिफेंस हो जाए, टेक्नोलॉजी हो जाए, वुमेन इंपावरमेंट हो जाए, हेल्थ हो जाए, सारे सेक्टर को हम लोग थीम वाइज कवर करेंगे। और ये क्लासेस इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, ये आपके 2026 एस्पिरेंट के लिए। सो करेंट अफेयर से लेकर स्टैटिक पोर्शन तक हर एक चीज इस योद्धा सीरीज के अंदर आपकी कंप्लीट होगी। सो जितना ज्यादा हो सके ये आपने फेलो एस्पिरेंट्स का जरूर शेयर करें। जो भी आपके दोस्त होंगे, जो भी नीडी होंगे, जो चाहते होंगे ऐसे फ्री यूट्यूब सीरीज को, तो उनके साथ ये सीरीज आप जरूर शेयर करें। योद्धा सीरीज के बारे में मैंने ओरिएंटेशन लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा है कि ये योद्धा सीरीज है क्या। हमारी क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। जो आज की लेक्चर है हमारी, ये भी लेक्चर हमारी पॉलिटी से रिलेटेड है। ये लेक्चर अगर आप देखोगे और अगर आप अपने PYQ एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आपको, या यूं कह लो ऑल्टरनेट ईयर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग आज की लेक्चर में देखेंगे दैट हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल द गवर्नमेंट। भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम चलती है, ये सारी बातें करेंगे हम लोग। डोंट वरी, क्लासेस बहुत डिटेल्ड वे में होगी, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हो इस योद्धा सीरीज के अंदर, दैट इज हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल दी गवर्नमेंट बियॉन्ड क्वेश्चन आवर। एक तो होती है क्वेश्चन आवर, लेकिन उसके बाद भी डिफरेंट मोशन होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती है, जिससे आपकी पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। सो आज की हमारी टोटल डिस्कशन ऐसे ही चलने वाली है। सो चलिए लेट्स प्रोसीड आवर योद्धा सीरीज लेक्चर। सो उससे पहले, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, आप उसे जरूर देखेंगे। जो भी एस्पिरेंट होंगे जो बहुत डिटेल्ड पूरे अपने पेपर 1 एंड पेपर 2 को कवर करना चाहते होंगे, जो चाहते होंगे कि उनको हैंडआउट से लेकर मेंटरशिप से लेकर पेपर 2 का एक प्रॉपर इवैल्यूएशन मिले या शेड्यूल वाइज आपकी क्लासेस चले, सो उनके लिए हमारी UC एकेडमी की टीम ने फाउंडेशन बैच लाया है। और इस फाउंडेशन बैच की फीचर मैं आपको क्विकली कुछ मिनट के अंदर जरूर बताना चाहूंगा। ऑलमोस्ट 200+ आवर की आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगी, जिसमें डेडिकेटेड फैकल्टी सब्जेक्ट वाइज आपको अपने अपने सब्जेक्ट की जो एक्सपर्टीज होंगे वो सारे लेक्चर को कवर करेंगे। पेपर 1 कह लो या पेपर 2 कह लो, दोनों पेपर को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। पेपर 2 की टेस्ट सीरीज में हमारी बहुत अच्छी इमेज ऑलरेडी मार्केट में है, हम लोग पेपर 1 में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो इसकी भी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। आप चाहो तो हमारी टीम से ये सारी बातें भी कर सकते हो, या जो भी एस्पिरेंट जो UC एकेडमी के आपने UC एकेडमी के कैंडिडेट रह चुके हैं, UC एकेडमी के स्टूडेंट रह चुके हैं, उनसे आप जरूर ये सारी चीजें पूछ सकते हो। देन हमारी स्पेशल फोकस रहेगी पेपर 2 आंसर राइटिंग पे। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, आपको हैंडआउट मिलेगा, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा, एक क्विक रिवीजन एक्टिव रिकॉलिंग सीट के हेल्प से आप अपनी चीजों को क्विकली रिवीजन कर सकोगे। मंथली करेंट अफेयर मैगजीन मिलेगा, पूरा कंपाइल होके, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमी का अलग, साइंस एंड टेक का अलग, सारे चीजों का आपको करेंट अफेयर में मिलने वाला। साथ ही साथ मेंटरशिप, जो भी डेडिकेटेड फैकल्टी होंगे आप उनसे फोन कॉल के थ्रू या पर्सनली भी विजिट करके ऑफलाइन भी मिल सकते हो। सो ये सारी फीचर आपको एक बैच के अंदर ही मिलने वाला है, जो हमारी 2026 CAPF एस्पिरेंट के लिए। सो आप क्विकली, अभी हमारी लोवेस्ट प्राइस चल रही है, दिवाली ऑफर चल रही है, सो आप चाहो तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हो एट द रेट ऑफ 7,999। सो इसके लिए आप हमारी टीम से दिए गए नंबर पे डायरेक्टली बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिखी होंगी, आप वहां से जरूर हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर लेना। सो ये तो कुछ बात हो गई हमारी फाउंडेशन बैच के लिए, लेकिन आज की जो हमारी लेक्चर है, ये लेक्चर है हमारी योद्धा सीरीज की पॉलिटी की लेक्चर है। तो इससे रिलेटेड अब हम लोग बात करने जाते हैं। हमारी बात क्या हो रही है कि कैसे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कहता है।
एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है। हमने जो हमारी पेड बैच है उसके बारे में हम यहां पे बात नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, एक छोटा सा सेगमेंट था, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। बस चीजों को समझते चलना, सुनते चलना, और हो सके तो एक सीट में सारी पॉइंट को लिखते चलना, क्योंकि इस सीट पे ये सारी ब्लैंक सीट है, जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं उसे आप जरूर लिखते चलना। दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर, एक टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर, एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी 3 ऑर्गन होती है। अब ये 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं गवर्नमेंट के? पहले हैं आपके लेजिस्लेचर, पहले क्या है आपके लेजिस्लेचर, दूसरे हैं आपके एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरे हैं आपके जुडिशियरी। तीसरे क्या है आपके? जुडिशियरी। ये तीनों आपके ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। क्या आते हैं ये? ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के। और यही जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, योर लेजिस्लेचर, योर एग्जीक्यूटिव एंड योर जुडिशरी, यही तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होती है। क्या होती है? सेपरेशन ऑफ पावर होती है, जो कि इन तीनों के बीच में पावर को डिवाइड करता है, योर लेजिस्लेचर, योर एग्जीक्यूटिव एंड योर जुडिशरी। लेजिस्लेचर कौन होते हैं? जो कानून बनाते हैं, जहां पे आपकी बिल इंट्रोड्यूस होती है और वो बिल एक एक्ट बनती है बाय द एसेंट ऑफ योर प्रेसिडेंट। ये होते हैं लेजिस्लेचर का रोल। देन इसके बाद आते हैं आपके एग्जीक्यूटिव, जो इस पर्टिकुलर लॉ को, इस पर्टिकुलर एक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं पूरे भारत के अंदर, या पूरे भारत के किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर इस लॉ को या इस एक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। देन आपकी रोल आती है जुडिशरी की, कि अगर वो कानून किसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, या यूं कह लो किसी भी प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोविजन को हार्म कर रहा, सो वहां पे रोल आती है जुडिशरी की, कि वहां पे एक टर्म आती है दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ दैट वाज फॉर्मुलेटेड बाय योर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटेड बाय योर एग्जीक्यूटिव। सो वहां पे रोल आती है जुडिशरी की। सो इसी तरीके से एक सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट भी आता है। इज दिस क्लियर? सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है। देन इसके बाद एक टर्म आती है, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। हमने यहां पे देख लिया लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को, 2 टर्म आपको याद रखना है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव। अब एक टर्म आती है, 2 टर्म आती है, एक को आप कहते हो दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एंड दूसरे को कहते हो आप दैट इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब ये दोनों सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है, जो हमने पीछे बात किया उससे यहां पे रोल क्या है, ये सारी चीज को इंटरलिंक करेंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब आप पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में यह देखोगे कि यहां पे जो आपकी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। देन आपके हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट। कौन होते हैं आपके? प्रेसिडेंट। यहीं पे 2 टर्म आता है, पहला टर्म होता है रियल हेड, दूसरा टर्म होता है फॉर्मल हेड। सो आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये होते हैं रियल हेड, वहीं आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं ये होते हैं फॉर्मल हेड। ये कौन होते हैं? फॉर्मल हेड। और ये जो आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दो सबसे पहले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लेकिन आपके जो फॉर्मल हेड होते हैं दैट इज योर प्रेसिडेंट, ये आपके इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ये दोनों टर्म को ध्यान रखना। वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखोगे कि जो आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गए प्लस हेड ऑफ द स्टेट हो गए, ये दोनों एक ही होते हैं, दैट इज योर प्रेसिडेंट। कौन होते हैं? वो प्रेसिडेंट होते हैं, वहां के राष्ट्रपति होते हैं।
यहां की अगर बात करोगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करोगे, सो यहां पे आपकी जो प्राइम मिनिस्टर होती है वो कभी भी हट सकते हैं, उनकी सीट वैकेंट हो सकती है अगर उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, अगर वो अपनी कॉन्फिडेंस को उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर खो दे। एट द सेम टाइम इनकी एक फिक्स टेन्योर होती है, यहां की जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होती है इनकी एक फिक्स टेन्योर होती है, ये किसी तरीके से हट नहीं सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड, अगर आप देखोगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं ये आपके कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके लोकसभा के। यही बात कहता है आपका आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कि एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। ठीक है, वहीं आप यहां देखोगे, सो जो प्रेसिडेंट होते हैं और इनके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, इनके बीच में और आपके लोकसभा के बीच में जो वहां के लोअर हाउस हैं उनके बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है। दोनों एक कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर को शो करता है। भारत के अंदर आपको एक रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर देखने को नहीं मिलेगा, एक कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर देखने को नहीं मिलेगा, एक चेक्स एंड बैलेंस की अप्रोच देखने को मिलेगी। बट एट द सेम टाइम जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पे आपको एक कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन योर लेजिस्लेचर, बिटवीन योर एग्जीक्यूटिव देखने को मिलती है। इज दिस क्लियर? वहीं अगर आप देखोगे कुछ अगर और हम लोग बात करें, वेट अ मिनट, साथ ही साथ आप लोग लिखते हुए चलना। अगर हम लोग इसके आगे कुछ और बात करें, सो हम लोग देखेंगे कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव होती है वो भी लेजिस्लेचर का ही पार्ट होती है। लेकिन अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखोगे, सो यहां पे जो एग्जीक्यूटिव होती है वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाती है आपकी लेजिस्लेचर से। दैट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर सपोज कोई लेजिस्लेचर का पार्ट है, वहां पे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां पे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो जब वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाएगा तो उसे इमीडिएटली उस पर्टिकुलर प्लेस को वैकेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर लेजिस्लेचर से कोई एमपी है और अगर वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन गया, सो इसे लेजिस्लेचर का पोस्ट छोड़ के एग्जीक्यूटिव के पास जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे भारत के अंदर या जहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल करती है वहां पे ये चीज वैलिड नहीं होती है। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन स्टिल भारत के अंदर एक ऐसी चेक्स एंड बैलेंस का अप्रोच देखने को मिलता है जहां पे एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू योर लोकसभा। सो इसे ही हमें डिफरेंट मेथड में आज की लेक्चर में पढ़ना है कि कैसे आपकी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपकी जो लेजिस्लेचर है, वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिफरेंसेस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आपकी क्रिस्टल क्लियर होगी। अगर कुछ एग्जांपल देखोगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, सो आप इंडिया को कंसीडर कर सकते हो, आप ब्रिटेन को कंसीडर कर सकते हो, यहां पे आप प्रेसिडेंशियल में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कंसीडर कर लो, आप चीजें समझ जाओगे। सो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपकी क्लियर होगी, आप चीजों को समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे अपनी आज की लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखते हैं कि कैसे कंट्रोल होती है आपकी एग्जीक्यूटिव। सो आर्टिकल फर्स्ट इज आर्टिकल 74 क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहता है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो एड करेंगे, एडवाइस करेंगे किसे? प्रेसिडेंट को। यही होता है बेसिस ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, सेकंड इज योर आर्टिकल, ये सब आर्टिकल आप लोग लिखते चलना। आर्टिकल 75 क्लॉज 3, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, योर एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी शो करना है कि एग्जीक्यूटिव कर क्या रही है, क्या वो सारे चीजों को सही से इंप्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, यही सब देखने के लिए। देन थर्ड इज योर आर्टिकल 105,
ये बताती है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ एक्सेप्शनल फ्रीडम दिए जाते हैं। कहां पे? आपकी हाउस के अंदर, इनेबल फ्री क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर ही। वहीं अगर आप देखोगे 105, वहीं आर्टिकल 194 भी आती है। ये आर्टिकल 194 ये भी स्पेशल प्रोविजन ही है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, लेकिन ये लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर है। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां पे है, ठीक है। देन फोर्थ इज योर आर्टिकल 112 टू 117, ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का बात करता है, ठीक है। सो फाइनेंशियल कंट्रोल प्रोविजन जैसे बजट, एप्रोप्रिएशन बिल, ग्रांट्स, इन पे कंट्रोल करती है आपकी पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर, योर कैबिनेट, योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर, ठीक है। एंश्योर कंट्रोल ओवर पब्लिक मनी। देन नेक्स्ट कम इज आर्टिकल 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कि ये हाउस रन कैसे करेगी। डिफरेंट रूल्स होती है जो आपकी स्पीकर के द्वारा डिराइव होती है। सो ये कैसे कैसे होती है? फाउंडेशन फॉर मोशन, डिस्कशन एंड कमिटीज, मोशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, बस ये स्पेशल प्रोविजन है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो ये सारी चीजों को आप नोट डाउन जरूर करोगे, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 87, जो बात करता है प्रेसिडेंट का एड्रेस दोनों हाउस के अंदर, जहां पे मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में बात होती है कि जब पहला सेशन होता है, सो उस सेशन को जो प्रेसिडेंट हैं उस सेशन के अंदर स्पीच देते हैं, और वो स्पीच फिर मोशन ऑफ थैंक्स में जाता है कि वो अप्रूव्ड हो रहा है कि नहीं दोनों हाउसेस से। अगर नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट गिर भी सकती है, उनके अगेंस्ट सेंसर भी आ सकता है, ठीक है। सो रिव्यू ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी की गवर्नमेंट करने क्या वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, इसे आप जरूर ध्यान रखोगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ये भी है। अब हम लोग आगे कुछ बात करते हैं। अब हमारी लेक्चर शुरू होती है इंपॉर्टेंट सेगमेंट से, कि सबसे पहले हमने देखा कि कैसे पार्लियामेंट अपनी जो एग्जीक्यूटिव है उसको कंट्रोल करेगी, यही हमने देखा। लेकिन वहां पे एक और टर्म थी, दैट इज बियॉन्ड क्वेश्चन आवर, बियॉन्ड क्वेश्चन आवर। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन आवर क्या होती है। 0 आवर को तो हमें देखना ही है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आवर्स को। अब उससे पहले मैं एक और चीज आपको समझाऊं कि आप देख रहे हो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मोशन है, डिस्कशन का वे है कि कैसे आपकी जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करेगी, ठीक है। लेकिन एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल क्यों करना है? क्योंकि आप देखोगे कभी कभी एग्जीक्यूटिव अपने पावर को कुछ ज्यादा ओवर यूज कर लेती है। सो वहां पे रोल आती है पार्लियामेंट की, कि सुप्रीम आपकी पार्लियामेंट है। भारत एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को शो करता है, सो दैट द पार्लियामेंट मस्ट हैव टू चेक्स एंड बैलेंस, मस्ट हैव टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। इसलिए डिफरेंट मेथड्स आती है जिसके हेल्प से आपकी जो पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर बैठे हुए हैं, जो एमपी बैठे हुए हैं, वो कंट्रोल करेंगे आपकी पूरी फाइनेंशियल डिस्कशन को, एग्जीक्यूटिव का, उनके डिफरेंट पावर्स को डिफरेंट मेथड से। उसी मेथड्स में से आज की हम लोग, हमारी लेक्चर है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज योर क्वेश्चन आवर। अब ये क्वेश्चन आवर होती क्या है? आपकी सेशन स्टार्ट होती है, सिटिंग स्टार्ट होती है 11 AM से। सो 11 AM से जो 12 नून तक जो डिस्कशन चलती है उसे कहते हो आप क्वेश्चन आवर। ये सबसे पहला आवर होता है, फर्स्ट आवर होता है डिस्कशन का, जिसके हेल्प से आपकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव, या यूं कह लो वो मिनिस्टर को कंट्रोल करते हैं, अपने लिए आंसरेबल करते हैं। 3 तरीके की क्वेश्चन आवर होती है। फर्स्ट वन इज योर स्टेयर्ड डिस्कशन, सेकेंड वन इज योर अनस्टेयर्ड डिस्कशन। अब ये स्टेयर्ड डिस्कशन होती क्या है? स्टेयर्ड डिस्कशन होती है कि जब आपकी जो एमपी है वो आपकी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ ले जिसका आंसर आपको ओरली चाहिए। आपको क्या चाहिए? ओरली। दैट मींस अगर आप ओरली आंसर मांग रहे हो तो आप सेकेंड टाइम भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, सेकेंड टाइम भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो।
लेकिन अब आप सेकंड हमारी अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। सो अनस्टेयर्ड क्वेश्चन में क्या होती है कि इसमें रिटर्न आंसर चाहिए आपके एमपी को मिनिस्टर से। सो अगर आप रिटर्न आंसर चाहते हो तो इसमें आप सेकंड टाइम वापस से काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, सेकंड टाइम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। एक जो आप क्वेश्चन करोगे मिनिस्टर से, एग्जीक्यूटिव मेंबर से, सो एक ही बार आपको आंसर मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है। देन नेक्स्ट इज शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके एमपी हैं वो 10 दिन पहले आपको नोटिस देंगे और उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड और शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन आवर्स के अंदर आते हैं। जो पहला सिटिंग, जब सिटिंग स्टार्ट होता है तो जो पहला घंटा होता है 11 AM टू 12 नून। ठीक है। और ये आपकी स्टार्ट हुई थी क्वेश्चन आवर आपके 1892 काउंसिल एक्ट से। ठीक है। जो 1892 जो काउंसिल एक्ट था वहां से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। बस इतना पॉइंट आपको क्वेश्चन आवर से ध्यान रखना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको नीड नहीं है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, दैट्स इट। नाउ अब हमारी बात होती है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन आवर देख लिया जहां से हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी। अब हमारी बात होगी हमारी 0 आवर से। कहां से बात होगी? 0 आवर से। सो अगर आप 0 आवर की बात करोगे सो ये कंप्लीटली इंडियन इनोवेशन है। इंडियन इनोवेशन है। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर मेंशन नहीं है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर मेंशन नहीं है, इंडियन इनोवेशन है। ठीक है। ये स्टार्ट होती है आपकी एग्जैक्ट 12 नून से, एग्जैक्ट 12 बजते हैं वहां से आपकी 0 आवर स्टार्ट होती है और ये आपकी 1 PM तक चलती है। कब तक चलती है? आपकी 1 PM तक चलती है। इज दिस क्लियर? सो इंडियन इनोवेशन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर 12 नून से 1 PM तक चलेगी। जो भी पब्लिक अर्जेंट नीड होती है, डिस्कशन का पॉइंट्स होता है, उसे आपकी जो प्राइवेट मेंबर होते हैं, जिसे आप कहते हो कि वो एमपी ही हैं, वो मिनिस्टर नहीं है, वो इसे उठाते हैं और ये अपने मिनिस्टर से इसका आंसर मांगते हैं। किससे आंसर मांगते हैं? मिनिस्टर से इन सारे क्वेश्चन का आंसर मांगते हैं। इंडियन इनोवेशन है। ठीक है। स्टार्ट कब से हुआ था? फ्रॉम ईयर 1962 से ये आपकी 0 आवर का जो मेथड है ये स्टार्ट हुआ था। सो इंडियन इनोवेशन रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर ये मेंशन नहीं है। 12 नून से 1 PM तक चलती है। पब्लिक अर्जेंट जो नीड्स होती है वो उसे आपकी जो एमपी है वो उठाते हैं और मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका आप आंसर दो। ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? सन 1962 से ये स्टार्ट हुआ था। सो उम्मीद करते हैं कि ये 0 आवर की भी जो कंप्लीट प्रोसीजर है, जो कंट्रोल करने का मेथड है, ये आपकी क्लियर होगी। और एक पॉइंट यहां ध्यान रखना कि इसके लिए किसी तरह का प्रायर नोटिस का जरूरत नहीं होता है, प्रायर इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हो, किसी तरह का कोई नीड नहीं होता है। सो 0 आवर से अगर आप इतना ही पॉइंट ध्यान रख रहे हो सो आपकी कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगी। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लेना, थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं एडजर्नमेंट मोशन का। एडजर्नमेंट मोशन होती है ये आपकी रूल 56 ऑफ लोकसभा रूल्स के अंदर मेंशन्ड है। रूल 56 ऑफ लोकसभा रूल के अंदर मेंशन है। अब जो एडजर्नमेंट मोशन है ये टोटली जो रनिंग बिजनेस हाउस का उसे वो स्टॉप कर देती है। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी पब्लिक अर्जेंट नीड की बात आती है, एक ऐसी पब्लिक अर्जेंट नीड्स जिसके डिस्कशन बहुत नेसेसरी होती है पूरे भारत के लिए या उस पर्टिकुलर हाउस के लिए, जो सबसे ज्यादा अर्जेंट है, डेफिनिट है, उस पर डिस्कशन चाहिए ही चाहिए उस हाउस को। सो उसे ही कहते हो आप एडजर्नमेंट मोशन, जब कुछ ऐसी आ जाती है जब कोई मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस होता है। सेकंड पॉइंट ये याद रखोगे कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही होती है, इसमें राज्यसभा का
किसी तरह का कोई रोल नहीं होता है। सो पब्लिक अर्जेंट नीड्स, कोई भी अर्जेंट या डेफिनेट कोई भी डिस्कशन चाहिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, वहां पे आएगी आपकी एडजर्नमेंट मोशन, जो उस पर्टिकुलर हाउस की बिजनेस को एक समय के लिए स्टॉप कर देगा। देन वहां पे इसकी डिस्कशन चलेगी, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लोकसभा के अंदर होगी, राज्यसभा के अंदर नहीं होगी। और इसे एडजर्नमेंट मोशन लाने के लिए 50 मेंबर का साइन चाहिए, 50 मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए उस पर्टिकुलर हाउस का। किस हाउस का? लोकसभा हाउस का। इज दिस क्लियर? सो ये 3 पॉइंट ध्यान रखोगे। और अगर ये सपोज कर लो कि ये एडजर्नमेंट मोशन पास हो जाए, अगर ये एडजर्नमेंट मोशन पास हो जाएगी कि तो ये सेंसर ऑफ गवर्नमेंट भी क्रिएट कर सकती है। दैट मींस गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके से सपोज कर लो कि धब्बा लगा सकती है, ऐसा सपोज कर लो। ठीक है। सो एडजर्नमेंट मोशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका मिनिमम डिस्कशन 2 + ½ एन आवर होनी चाहिए। दैट मींस 2.5 घंटे इसकी डिस्कशन तो होनी ही चाहिए। तो इसको ध्यान रखना आपको। एडजर्नमेंट मोशन से पब्लिक अर्जेंटनेस को भी अर्जेंट डेफिनेट, या यहां पे पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, सो वहां पे आपकी एडजर्नमेंट मोशन आएगी। रूल 56 ऑफ लोकसभा रूल्स के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर आएगी, राज्यसभा के अंदर नहीं आएगी। 50 मेंबर का अप्रूवल चाहिए। देन सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट हो सकती है, अगर ये अप्रूव्ड हो गया, अगर एडजर्नमेंट मोशन पास हो गया लोकसभा के अंदर। साथ ही साथ 2.5 घंटे मिनिमम डिस्कशन चलनी चाहिए। और ये मैंने आपको एक और पॉइंट बताया कि कंप्लीटली हाउस के जो रनिंग बिजनेस है, जो डेली बिजनेस है, उसे ये डिस्टर्ब कर देती है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है कि एडजर्नमेंट मोशन होता क्या है? नाउ ये एडजर्नमेंट मोशन ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं कुछ कॉलिंग अटेंशन मोशन एंड ½ एन आवर डिस्कशन। देखो सारा चीज वही है कि कैसे जो आपकी एमपी है, या यूं कह लो कैसे जो आपकी पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रही है। हमने 0 आवर देखा, क्वेश्चन आवर देखा, हमने एडजर्नमेंट मोशन देखा, हर जगह वही देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा आपको एक्सेप्शनल कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज हमारी कॉलिंग अटेंशन मोशन। ओरिजिन की बात करोगे कॉलिंग अटेंशन मोशन का, सो इंट्रोड्यूस इन 1954, यूनिक टू इंडिया, ये भी इंडिया के अंदर यूनिक है। रूल्स की बात करोगे सो डिराइव होता है रूल 197 ऑफ लोकसभा। ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, सिंपली टू कॉल अटेंशन, कोई भी सपोज कर लो कोई भी ऐसा अर्जेंट मैटर है जिसपे एमपी को आंसर चाहिए, एमपी ये चाहता है कि उस हाउस के अंदर उसके बारे में डिस्कशन हो, तो सिंपल to call attention on that particular matter, to call attention on that particular matter, जो भी urgent public matter है, जो भी urgent public matter है, उसकी बारे में यहां पे बात हो रही है। to call attention, किसी तरह का कोई भी मेंबर simply gives what? नोटिस। कौन से मेंबर? जो प्राइवेट मेंबर है। दैट मींस जो आपके मेंबर मिनिस्टर नहीं है उसे आप प्राइवेट मेंबर करते हैं। इस पे मिनिस्टर रिप्लाई करेंगे, मिनिस्टर रिप्लाइज, मिनिस्टर क्या करेंगे? रिप्लाइज, और सिंपल एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाएगा। दैट्स इट, शॉर्ट डिस्कशन हो गया। यही हो गई आपकी कॉलिंग अटेंशन मेथड। किसी तरह का कोई वोट नहीं होगा, नो वोटिंग। इस पॉइंट को भी ध्यान रखोगे, किसी तरह का कोई वोटिंग नहीं होगा, सिंपली मिनिस्टर से एक्सप्लेनेशन चाहिए, दैट्स इट। इज दिस क्लियर? इससे ज्यादा यहां पे कुछ नहीं है, और इससे ज्यादा यहां पे आपको कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। कॉलिंग अटेंशन मोशन में ओरिजिन कब था? इंट्रोड्यूस हुआ था 1954 में। यूनिक है इंडिया के लिए। टू कॉल अटेंशन, जो भी अर्जेंट पब्लिक मैटर, जो भी चाहती है कि आपके प्राइवेट मेंबर कि मुझे अब इस पर्टिकुलर मिनिस्टर से आंसर चाहिए, तो वो ले लेगी। member simply gives notice to whom? To minister. Minister replies, short discussion, short duration, short discussion, simple, खत्म. No voting, किसी तरह कोई वोटिंग नहीं होगी, सिंपली एंड बस मिनिस्टर से हमें रिप्लाई चाहिए. यही हो गई कॉलिंग अटेंशन मोशन. अब इसके बाद आती है हाफ एन आवर डिस्कशन, जिसकी जो डिस्कशन का जो पॉइंट ही होगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स का होगा.
30 मिनट्स का डिस्कशन होगा। सिंपली इसमें भी जो आपके जो मेंबर होंगे, प्राइवेट मेंबर होंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे आपके मिनिस्टर से। इज दिस क्लियर? किससे क्वेश्चन पूछेंगे? आपके मिनिस्टर से। जो भी आपकी पब्लिक अर्जेंट मीटिंग होगी, पब्लिक अर्जेंट मैटर्स होगी, उस पे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ये मैंने क्या दिया? हाँ, 30 मिनट्स का डिस्कशन होगा। मुझे लगा कि मैंने 30 मेंबर्स लिख दिया, नहीं, 30 मिनट्स का डिस्कशन होता है, लिमिटेड टू 30 मिनट्स, दैट्स इट। उससे ज्यादा इसका डिस्कशन नहीं होता है। ठीक है, टू डिस्कस मैटर अराइजिंग फ्रॉम इनकंप्लीट और अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर गिवन ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। दैट मीन्स जब क्वेश्चन आवर हुई थी, सो वहां पे क्या देखा गया कि वो एक कंप्लीट वहां पे डिस्कशन नहीं हुई है, एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है, तो जाके इस हाफ एन आवर डिस्कशन में उस चीज को कंप्लीट किया जाता है। यही आपकी हाफ एन आवर डिस्कशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, हाफ एन आवर डिस्कशन। आई होप ये दोनों क्लियर होगा, कॉलिंग अटेंशन एंड हाफ एन आवर डिस्कशन। इज दिस क्लियर? नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। अब ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होती क्या है? देखो, सबका वही है, सिंपल सी बात है कि अगर आपके प्राइवेट मेंबर किसी भी डिस्कशन को ला रहे हैं, तो सिंपल सा चाहते हैं कि वो मिनिस्टर से आंसर चाहते हैं कि आप अगर कोई भी पब्लिक अर्जेंट मैटर अराइज हुआ है, सो आपने उस वक्त क्या किया है, मुझे बस आप उसकी आंसर दे दो। यही होती है पार्लियामेंट्री कंट्रोल मेथड, कि अगर कोई ऐसा चीजें हुई है, सपोज कर लो कोई रायट्स क्रिएट हो गया, कोई रेलवे इंसिडेंट क्रिएट हो गया, सो वहां पे आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, क्या क्या आपने स्टेप कदम उठाया उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, वही चीजें होती है। ये सारी जो हम मोशन देख रहे हैं, डिस्कशन देख रहे हैं, ये सारी वही है। कि फिर से कोई शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन डिस्कशन क्या है, कि कोई भी अर्जेंट मैटर हो, जिसे स्पेसिफिक कोई भी मैटर हो, अर्जेंट मैटर हो, जिसके ऊपर आंसर चाहिए मेंबर्स को, उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से आंसर चाहिए कि आपने यहां पे क्या किया था। यहां भी किसी तरह का कोई नो फॉर्मल मोशन होता है, नो फॉर्मल मोशन, नो वोटिंग, किसी तरह की कोई वोटिंग भी नहीं होती है। सिंपली आप मुझे आंसर दो। हमने वोटिंग का कहां देखा था? हमने एडजमेंट में देखा था, क्योंकि एडजमेंट एक तो लंबा डिस्कशन होगा 2.5 घंटे का, पूरे हाउस को डिस्टर्ब करता है, एक नॉर्मल बिजनेस को डिस्टर्ब करता है। सो वहां पे हमने ये चीजें देखी थी, लेकिन ये सारी एक इनफॉर्मल वे होती है। अर्जेंट, कोई भी अर्जेंट मैटर हो गया, स्पेसिफिक मैटर हो गया, जहां पे मिनिस्टर से हमें आंसर चाहिए, जो उसके लिए डेडिकेटेड मिनिस्टर्स हैं, सो वहां पे ऐसी डिस्कशन होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। किसी तरह का कोई फॉर्मल मोशन नहीं है, कोई वोटिंग का प्रक्रिया नहीं होता है। सिंपली अगर कोई ऐसा पब्लिक प्रेशर अराइज होता है जिसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत नेसेसिटी होता है, वहां पे आती है आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। जैसे इन्फ्लेशन हो गई, बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, रायट्स क्रिएट हो रहे हैं, या कोई भी ऐसा पब्लिक प्रेशर। और किससे आ सकता है? इंडो चाइना वॉर है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, यहां पे ये सारी चीजें आएंगी। सो शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन से डिस्कशन से अगर आप इतना ही पॉइंट ध्यान रखते हो, तो आपका काम ठीक ठाक क्लियर हो जाएगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट का। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड योर सेंसर मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड योर सेंसर मोशन। फर्स्ट वन इज योर नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेकेंड वन इज योर सेंसर मोशन। दोनों को हम लोग अच्छे से डिवाइड करके देखते हैं, अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सेंसर मोशन को देखोगे, या यूं कह लो, सबसे पहले अगर हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन को देखें, सो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 क्या कहती है, जो बात मैंने ऑलरेडी कर रखा है, कि योर एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट, टू योर लोकसभा। लेकिन अगर सपोज कर लो कि जो कॉन्फिडेंस है वो अब एक नो कॉन्फिडेंस में बदल जाए, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुई है, उनकी जो मेजॉरिटी है हाउस में,
मेजॉरिटी है हाउस में, वो अब डिक्लाइन होने लगे। कि एक जैसे सपोज कर लो कि 543 मेंबर होते हैं आपकी लोकसभा के अंदर। सो इसमें से जो मेजॉरिटी है 51%, वो अब गिर के 49 हो जाए, 48 हो जाए। दैट मींस जो मेंबर है वो शिफ्ट हो रहे हैं, या वो खुद को इंडिपेंडेंट करें या वो रिजाइन करें, कुछ भी हो रहा, लेकिन कॉन्फिडेंस शिफ्ट हो रहा। सो वहां पे जो अपोजिशन पार्टी है, जो आपकी अपोजिशन पार्टी है, वो लाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसके लाने के लिए किसी तरह का कोई ग्राउंड मेंशन नहीं करना होता है। कोई ग्राउंड आपको मेंशन नहीं करना होता है, सिंपली आप लाओ। अगर यहां पे गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी खो दे तो वहां पे वो गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट ही गिर जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक मेंबर गिरते हैं, पूरी गवर्नमेंट ही डिसॉल्व हो जाएगी, फिर से एक नया सरकार बनेगा। और ये मैक्सिमम लाते हैं आपके अपोजिशन पार्टी। ध्यान रखना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा अपोजिशन पार्टी ही लाते हैं। अगर ये पास हो गया तो आपकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही रिजाइन करना पड़ेगा, वो हाउस गिर जाएगी। इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल की बात करोगे सो 1999 में जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, वो सिर्फ एक वोट से उनकी सरकार गिरी थी, सिर्फ एक वोट से। सो यही होती है आपकी नो कॉन्फिडेंस मोशन, जहां पे मैंडेटरी है, ऑब्लिगेशन है कि वो गवर्नमेंट गिरेगी ही गिरेगी। अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, ला कौन रहा है आपका? ला रहे हैं आपके मैक्सिमम, ज्यादातर आपके ऑपोजिशन पार्टी ही लाते हैं। ये गवर्नमेंट की, या यूं कह लो एग्जीक्यूटिव का अकाउंटेबिलिटी दिखाता है उस पर्टिकुलर हाउस से, लोकसभा से। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि मैं आपको यहां पे समझाना क्या चाह रहा हूं। साथ ही साथ अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन चाहिए तो सिंपली, ठीक है ऑपोजिशन पार्टी ला रही है, लेकिन 50 मेंबर का अप्रूवल यहां भी लगता है, 50 मेंबर्स अप्रूवल यहां भी लगता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो। सो इतना पॉइंट आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन से ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अब आती है हमारी सेकंड, सेंसर मोशन की बात। ये सिंपली अगर आप गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं हो, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी से आप सेटिस्फाई नहीं हो, सो वहां पे आप किसी भी स्पेसिफिक पर्पस से, रीजन से आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट या उस पर्टिकुलर मेंबर के अगेंस्ट, उस पर्टिकुलर मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, लेकिन यहां पे पूरी हाउस ही डिसॉल्व होती है, ये पॉइंट को ध्यान रखना। यहां पे आप किसी भी मेंबर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर हैं, उनके अगेंस्ट भी ला सकते हो। ठीक है, क्या ला सकते हो? सेंसर मोशन। यहां पे आपको ग्राउंड मेंशन करनी होगी, ग्राउंड नीड्स टू बी मेंशन्ड। अगर आपको सेंसर मोशन लाना है तो आपको ग्राउंड मेंशन करना पड़ेगा। मेरी बातें समझ में आ रही है? आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहां पे गवर्नमेंट रिजाइन नहीं करती है, गवर्नमेंट नॉट बाउंड टू रिजाइन। सिंपली एक धब्बा लग जाता है उस पर्टिकुलर मिनिस्टर के ऊपर, दैट्स इट। बस एक तरीके से बस पॉलिटिकल वीकनिंग दिखाती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, हटते नहीं है, लेकिन आपको ग्राउंड मेंशन करना पड़ेगा। ये दोनों डिफरेंसेस, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर कट होनी चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड योर सेंसर मोशन। आई होप हमने जो भी 6-7 मोशन देखी होगी, डिस्कशन का पॉइंट देखा होगा, ये सारा चीज आपका बिल्कुल भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कुछ कट मोशन की ड्यूरिंग बजट डिस्कशन। बजट डिस्कशन के समय कट मोशन आती है। अब कट मोशन होता क्या, वो आप टाइप्स देख लो, डिस्क्रिप्शन देख लो, एंड देन इसकी ऑब्जेक्टिव देख लो। कभी कभी इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो फर्स्ट टाइप इज योर पॉलिसी कट, रिड्यूसेस डिमांड टू ₹1। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसअप्रूवल ऑफ अ स्पेसिफिक पॉलिसी, क्या आप डिसअप्रूव कर रहे हैं उस स्पेसिफिक पॉलिसी को। सेकेंड वन, इकोनॉमी कट, सजेस्ट इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर। देन डिमांड टू रिड्यूस वेस्टफुल स्पेंडिंग। ये सारी मेथड वही है जहां पे आपके प्राइवेट मेंबर हैं, जो आपके प्राइवेट मेंबर्स हैं
वो आपके एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहे हैं। किसे कंट्रोल कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहे हैं। देन थर्ड वन इज योर टोकन कट। टोकन कट रिड्यूसेस डिमांड टू ₹100, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट ओवर अ ग्रीवांस। सो इस तीनों को बस ध्यान रखना है, पॉइंट बस इतना ध्यान रखना है कि प्राइवेट मेंबर लाते हैं, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, यही है आपका कट मोशन, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट एंड योर टोकन कट। तीनों का डिस्क्रिप्शन एंड देन इसकी ऑब्जेक्टिव आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये पॉइंट भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सो कुछ अब हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल को। हमने ऊपर सारे मोशन वगैरह हर एक चीज देख लिया, अब हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल कंट्रोल को। इसमें फैक्ट आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। फाइनेंशियल कंट्रोल भी वही है जहां पे आपकी पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव या यूं कह लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट टर्म आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं मेंशन नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हर जगह आर्टिकल 112 के अंदर आपकी जो स्टेटमेंट मेंशन है दैट इज योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 प्रेजेंटेड एज द बजट, कि जो बजट प्रेजेंट कर रहे हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो है आर्टिकल 112। देन सेकेंड इज डिमांड फॉर ग्रांट। अब वो ग्रांट चाहिए, उसके लिए आप डिमांड करेंगे। कौन डिमांड करेगा? वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो डिमांड करेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिमांड करेगी, डिफरेंट मिनिस्ट्री डिमांड करेगी। यही बात आर्टिकल 113 कहता है। इट रिक्वायर्स लोकसभा अप्रूवल। लोकसभा का अप्रूवल चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए, तब जाके वो ग्रांट को अप्रूव किया जाएगा, डिमांड वो कंप्लीट किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड इज सप्लीमेंट्री एक्सेस ग्रांट। अब चाहिए आपको एक्सेस ग्रांट चाहिए, एडिशनल ग्रांट चाहिए, उसके लिए आर्टिकल 115 है। फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ योर पार्लियामेंट है, अंडर द कंप्लीटली कंट्रोल ऑफ योर लेजिस्लेचर। नाउ फोर्थ इज वोट ऑन अकाउंट, आर्टिकल 116 टेम्पररी ग्रांट अंटिल बजट इज पास्ड। कि सपोज कर लो कि अब बजट पास होने वाली है, या यूं कह लो कि कोई इश्यू के कारण बजट पास नहीं हो पाया, इलेक्शन है, तो वहां पे आपकी वोट ऑन अकाउंट आती है आर्टिकल 116 की। जब तक एक कंप्लीट एक पूरा ईयरली बजट पास नहीं होता है तब तक आप इस टेम्पररी बजट से काम चलाएंगे। टेम्पररी ग्रांट अंटिल बजट इज पास्ड, यही बात कहता है आर्टिकल 116। देन अब बात होता है एप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल 114 दैट लीगलाइज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आर्टिकल 114 कहता है, जिसे आप कहते हो एप्रोप्रिएशन बिल। यहां भी आपकी पार्लियामेंट का रोल देखने को मिलता है, लेजिस्लेचर का रोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ फाइनेंशियल बिल, आर्टिकल 117 कंटेंट टैक्सेशन प्रपोजल्स। कि आप सबसे पहले बिल तो ला रहे हो, आप सपोज कर लो कि आप बजट ला रहे हो, तो एक साइड से आप बताओगे कि आप खर्चा कहां करोगे, एक्सपेंडिचर कहां है। देन दूसरे साइड से बताओगे कि आपके टैक्सेस या यूं कह लो आपकी रिवेन्यू रिसोर्सेस क्या क्या है। सो सबसे पहले आप अपने एक्सपेंडिचर को देखो, एप्रोप्रिएशन बिल, लीगलाइज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो जाएगी। देन वो फाइनेंशियल बिल, आपकी टैक्स रेवेन्यू आप सिस्टम बताओ, कंटेंट टैक्सेशन प्रपोजल्स। तो ये जो 6 आर्टिकल है ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए। आप अपनी एक्टिव रिकॉलिंग सीट के अंदर ये सारी चीजें मेंशन कर लो, आर्टिकल 112, 13, 15, 16, 14 एंड योर 17। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये 6 आर्टिकल फाइनेंशियल कंट्रोल, जो आर्टिकल 112 से आर्टिकल 117 की बात कर रही है कि कैसे आपकी लेजिस्लेचर या यूं कह लो कैसे आपकी लोकसभा या पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम आपकी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है फाइनेंशियल मैटर में। सो इंपॉर्टेंस क्या है? नो टैक्स और एक्सपेंडिचर कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। जब तक पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लगेगा, वो फाइनेंशियल बिल हो जाए, एप्रोप्रिएशन बिल हो जाए, वोट ऑन अकाउंट हो जाए, सप्लीमेंट्री, डिमांड फॉर ग्रांट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब तक आपकी वो बिल, पर्टिकुलर बिल पास नहीं हो सकती है। एंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, पार्लियामेंट कंट्रोल्स द पावर ऑफ द पर्स, कंट्रोल करती है पावर ऑफ द पर्स को। मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्लाइड मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, इसे आप जरूर नोट डाउन करना, एक्टिव रिकॉलिंग सीट में जरूर लिखना, ये यूजफुल आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो सकता है। नाउ
अब बात करते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी के। ये स्लाइड मैंने जान के लाया है क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर साल, दूसरे साल या किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। सो पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पूरी इसकी कंपोजिशन, फंक्शन, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम लोग देखते हैं और आप एक एक करके नोट डाउन करते चलना। सो पहला कमिटी है हमारा पब्लिक अकाउंट कमिटी, जिसकी अगर कंपोजिशन की बात करेंगे सो 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 आपके लोकसभा के होते हैं, 7 आपके राज्यसभा के होते हैं। चेयर्ड बाय हुम? चेयर्ड बाय अपोजिशन एमपी। पब्लिक अकाउंट कमिटी मतलब इसके अंदर दोनों हाउस है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। ध्यान रखना, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। 22 मेंबर है, 15 प्लस 7। Examine what? Examine comptroller and auditor general reports. Ensure money is spent for intended purpose. तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के यही रोल है कि जो पब्लिक मनी है वो कैसे खर्चा हुआ है, जो कैग का रिपोर्ट आया उसे वो एग्जामिन करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? स्ट्रेंथन पोस्ट ऑडिट अकाउंटेबिलिटी। पोस्ट ऑडिट अकाउंटेबिलिटी ये सिग्निफिकेंस भी है और ये ड्रॉबैक भी है कि जब खर्चा हो चुका है तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लेके करोगे क्या? आप पहले कंट्रोल करो ना, खर्चा होने से पहले, कि ये जो पैसा जा रहा है ये सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा। जब चीजें खर्चा हो चुकी है तो आप जज करके क्या फायदा? उसकी अकाउंटेबिलिटी लेके, पोस्ट एक्सपेंडिचर अकाउंटेबिलिटी लेके क्या करोगे आप? इज दिस क्लियर? क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हो? नाउ सेकंड इज एस्टिमेट कमिटी, जिसके अंदर 30 मेंबर होते हैं और 30 मेंबर आपके लोकसभा से ही आते हैं। राज्यसभा का किसी तरह का कोई रोल यहां पे नहीं होता है। सजेस्टेड इकोनॉमिक्स इन एक्सपेंडिचर, एग्जामिन वेदर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और नॉट। ठीक है, सो एस्टिमेट कमिटीज रोल यही है, सजेस्टेड इकोनॉमिक्स इन एक्सपेंडिचर, कि कैसे उस एक्सपेंडिचर को ही कंट्रोल किया जाए, ये पहले बता रहा। फोकस ऑन एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेंडिचर, की कैसे उसका यूजफुल यूज कर सके उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर का। थर्ड वन, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 22 मेंबर होते हैं, 15 एंड 7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। एग्जामिन फंक्शनिंग ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसके लिए पर्टिकुलर कमिटीज होती है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये सारी कमिटीज है क्या? ये सारे कमिटीज के अंदर आपकी जो प्राइवेट मेंबर होती है, दैट मींस जो मिनिस्टर नहीं हुए हैं, वो सारे इसके अंदर होते हैं। अगर कोई मिनिस्टर इसके अंदर आते हैं तो उसको मिनिस्ट्री पद से रिजाइन करनी पड़ेगी, या अगर इसके अंदर कोई मेंबर है, अगर वो मिनिस्टर बनते हैं तो उसको यहां से सीट को वैकेंट करना पड़ेगा। दैट मींस ये भी एक तरीके से पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का ही बात करता है कि कैसे आपकी लोकसभा या उसके डिफरेंट कमिटीज आपकी एग्जीक्यूटिव या उनसे रिलेटेड जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शनैलिटी है उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एग्जामिन फंक्शनिंग ऑफ पीएसयूज, चेक्स मिसयूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, सब जगह वही बात होती है रिसोर्सेज की। देन फोर्थ इज योर डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटी, जिसे आप डीआरसी कहते हो। टोटल ऑफ 24 है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री है, सो उनसे रिलेटेड उनकी भी डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटी होती है, जिसके अंदर आपके लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। 16 आपके लोकसभा के हैं, 8 आपके राज्यसभा के हैं। ठीक है, एग्जामिन बिल्स, बजट एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज। ठीक है, इनेबल्स स्पेशलाइज्ड एंड कंटिन्यूअस ओवरसाइट, कि जब अब बजट प्रेजेंट होता है, सो जब बजट के ऊपर डिस्कशन हो गई, देन वो जाएगी डीआरसी के पास, डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटी के पास। वो इस पूरे प्रोसेस को एग्जामिन करेगी, बिल्स को, बजट को, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिनिस्ट्री, सारे को एग्जामिन करेगी, देन उसको अप्रूव करेगी। Is this clear? Now next is, fifth is Committee on Government Assurance. Committee on Government Assurance, both house involved होते हैं। Ensure promises made by ministers are fulfilled. Ensure promises made by ministers are fulfilled. Ensure follow up accountability. So अगर आप इतना सारा भी जो भी इंपॉर्टेंट कमिटीज है, अगर आप इससे भी ध्यान रख रहे हो, तो आपका काम इजीली, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे वे में ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। इज इट क्लियर? सो पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। नाउ अब बात करते हैं हम लोग डिस्कशन ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस एंड अदर डिवाइसेस।
सो अगर प्रेसिडेंट एड्रेस की बात करेंगे, सो जब भी पहला सेशन होगा, फर्स्ट सिटिंग होगा, सो वहां पे आपकी प्रेसिडेंट एड्रेस करेगी दोनों हाउस को। यही बात आर्टिकल 18(7) कहता है। देन इसके बाद आएगा आपका मोशन ऑफ थैंक्स, और ये दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास होनी चाहिए, सेपरेटली पास होनी चाहिए। अगर ये पास नहीं होता है तो यहां पे भी गवर्नमेंट गिर सकती है, यहां भी सेंसर ऑफ गवर्नमेंट होगा। ये भी दिखाएगा आपका नो कॉन्फिडेंस को, ये भी ये दिखाएगा कि गवर्नमेंट, जो आपकी गवर्नमेंट है, रनिंग गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, उनकी कॉन्फिडेंस गिर गई है। देन वहां भी आपको नो कॉन्फिडेंस देखने को मिल सकता है। सो यही है आपका प्रेसिडेंट एड्रेस, आर्टिकल 18(7). जब भी पहला सेशन होगा, एवरी सेशन, उसकी जो सिटिंग होगी, वहां पे आपको आपके प्रेसिडेंट का एड्रेस देखने को मिलता है। ठीक है। अदर डिवाइसेस ऑफ कंट्रोल क्या क्या है? इजी है, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट, प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन, allow non-ministers to propose policy debate on report on comptroller and auditor general, कमिश्नर्स और व्हाइट पेपर, सब डिस्कशन, सारे चीजें कहां होगी? आपकी पार्लियामेंट के अंदर, जहां लेजिस्लेचर को रोल देखने को मिलेगा। स्पेशल मेंशन राज्यसभा, शॉर्ट पॉइंट ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, हाफ ईयरली डिस्कशन ऑन एक्सटर्नल अफेयर और डिफेंस इशू। बस इसको आप देख लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको समझाऊं, या इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझने के परे होगी। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो रहा है। आप साथ साथ ये भी देखते चलो। एम आई क्लियर टिल हेयर? सो इससे भी ध्यान रखना, अदर डिवाइसेस ऑफ कंट्रोल। नाउ अब बात करते हैं आगे कुछ और, लिमिटेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। सो अगर लिमिटेशन की बात करें, सबसे पहले हम लिमिटेशन की बात करते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से पेपर 1 के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है पूछ, लेकिन पेपर 2 में जब ऐसे पॉइंट आप लिखोगे, देन देखना आपका स्कोर जरूर इनहांस होगा। फर्स्ट पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। फर्स्ट इज पार्टी व्हिप। पार्टी व्हिप, अब पार्टी व्हिप होती क्या है? पार्लियामेंट्री कंट्रोल। मैक्सिमम आप देखोगे मेंबर्स को, तो वो एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, और उस पार्टी का एक हाई कमांड होता है जो उस पूरे पार्टी के मेंबर को कंट्रोल करता है। सो सपोज कर लो कि जब जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर के अंदर बैठे हुए हैं सारे एक ही पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो कोई किसी के अगेंस्ट क्यों सेंसरशिप क्रिएट करेगा, कोई किसी के अगेंस्ट क्यों मोशन लाएगा? सो ये क्या दिखा रहा है? ये लिमिटेशन दिखा रहा है पार्लियामेंट्री कंट्रोल का। इज इट क्लियर? लेकिन जब आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जाओगे तो वहां देखोगे कि लेजिस्लेचर बिल्कुल सेपरेट हो जाती है, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। सो वहां पे कंट्रोल का सिस्टम जनरेट अच्छा होता है, अच्छे तरीके से होता है, लेकिन यहां पे वो चीजें आपको देखने को नहीं मिलती है। सेकंड इज लिमिटेड सिटिंग एंड इलॉजिकल डिबेट। जात के नाम पे डिबेट हो रही है, धर्म के नाम पे डिबेट हो रही है, लेकिन जो प्रॉपर पब्लिक अर्जेंट मैटर है, रेलवे की टेक्निकलिटी पे आप ध्यान नहीं दे रहे, हादसा हो रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, पीएसयू इनएफिशिएंट होते जा रही है, हर सेक्टर को आप देख लो, हर जगह कोई ना कोई इश्यू है, आप उस पर डिबेट नहीं कर रहे हो। एक तो सबसे पहले लिमिटेड सिटिंग हो रही है, सन 2000 तक देखो, उसका देखते रहोगे कि जो एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी या एफिशिएंट सिटिंग हो रही है वो रिड्यूस होते जा रही है डे बाय डे। सो ये भी क्या है? ये भी लिमिटेशन है पार्लियामेंट्री कंट्रोल का। सिर्फ 60-70 डेज प्रॉपर सिटिंग होती ही है, बस 60 to 70 डेज प्रॉपर सिटिंग यही होती है। ठीक है। देन थर्ड क्या बात हो सकती है? एग्जीक्यूटिव मेजॉरिटी, कि जो एग्जीक्यूटिव है वो ज्यादा पावरफुल हो गई है डे बाय डे। जो आपकी एग्जीक्यूटिव जो पावर हो रही है, उनकी पावर और इनहांस होते जा रही है। इज इट क्लियर? देन फोर्थ इज टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। रेलवे मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो क्या वो पर्टिकुलरली डिफेंस सेक्टर से आ रहे हैं? क्या वो पर्टिकुलरली रेलवे सेक्टर से आ रहे हैं? नहीं, उनके पास उस पर्टिकुलर ग्राउंड का टेक्निकलिटी है ही नहीं। तो वही दिखाता है इनएफिशिएंट। और क्या दिखा रहा?
देन सेम एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी मैंने आपको समझा दिया, लिमिटेड सिटिंग, पार्टी व्हिप, फिर पॉलिटिकलाइजेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सारी चीज आपकी पार्लियामेंट्री कंट्रोल को वीक कर रहा। सबसे ज्यादा वीक करता है आपका पार्टी व्हिप। इज इट क्लियर? क्या मेरी बातें ये समझ में आ रही है? सारी जो चीजें मैंने आपको बताया, कुछ और एडिशनल पॉइंट होगा वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताना, हमें भी उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंस की बात करें, सो इंपॉर्टेंस सबसे पहले तो आपको वही होगा कि एक एंश्योर करता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को। एंश्योर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 है वो ये बताता है दैट एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सो ये चीजें एक पॉजिटिव जरूर है। इज इट क्लियर? साथ ही साथ स्ट्रेंथन कर रहा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो चीजें आपने ऊपर देखी, आपने ऊपर बहुत सारी चीजें देखी, मोशन देखा, कट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, हाफ एन आवर डिस्कशन, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, सारा क्या है? स्ट्रेंथन कर रहा ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को। देन प्रिवेंट कर रहा एग्जीक्यूटिव ओवर यूज ऑफ इट्स पावर, कि जब एग्जीक्यूटिव अपने पावर से ज्यादा होने लग रहा देन वहां पे उनकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी शो होने लग रही है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस स्लाइड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? उसके बाद आप जो भी पॉइंट लिख लो कि एफिशिएंसी, डिसिप्लिन बढ़ाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, या गवर्नमेंट को एक तरह से क्या करो रिस्पॉन्सिबल करता है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन यहां साथ ही साथ आप लिमिटेशन भी देख सकते हो। आई होप ये लिमिटेशन और ये इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी आपकी बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है और ये अच्छे से आपने समझा भी होगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमारी जब पेड बैच भी होती है उसमें भी ये सारी चीजें चलती हैं कि हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं, साथ ही साथ हमारी एक एक्टिव रिकॉलिंग सीट भी आती है जो बिल्कुल क्लास के एंड में आती है। सो मैकेनिज्म, फर्स्ट 0 आवर, कन्वेंशन 1962, नेचर क्या है इनफॉर्मल, इफेक्ट क्या होता है इंस्टेंट अकाउंटेबिलिटी, देन अर्जेंटमेंट मोशन, रूल 56 ऑफ व्हाट, ऑफ योर लोकसभा, फॉर्मल मेथड है सेंसर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर धब्बा लगा दे रहा है, बस इतना समझो, कॉलिंग अटेंशन मोशन, रूल 197, इनफॉर्मल ये भी है, मिनिस्टर्स एक्सप्लेनेशन, बस मिनिस्टर को एक्सप्लेनेशन देनी होगी, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, रूल 193, इनफॉर्मल पब्लिक प्रेशर की, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, सो वहां पे ये सारी चीजें आएंगी, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन 30 मिनट्स तक चलेगी, देन हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर डिस्कशन 30 मिनट्स, रूल 55 फॉर्मल मेथड है, क्लैरिफाइज रिप्लाई, की जो आपकी जो डिस्कशन जब ऊपर आपसे जो क्वेश्चन आवर में चीजें पूछी गई थी उसे आपने क्लैरिफाई नहीं किया, 0 आवर पूछे गए, जो ऊपर आपने क्लैरिफाई नहीं किया, प्रॉपर आंसर नहीं दिया, वो अब यहां पे दो आप। देन नो कॉन्फिडेंस मोशन, आर्टिकल 75 क्लॉज 3, फॉर्मल गवर्नमेंट रेजिग्नेशन, बजटरी कंट्रोल, आर्टिकल 112 to 117, फॉर्मल फाइनेंशियल चेक्स, ये सारी बातें हो चुकी है। कमिटी रिलेटेड भी हमने देख लिया, पब्लिक अकाउंट कमिटी, हमने डिपार्टमेंटल रिलेटिंग स्टैंडिंग कमिटी के बारे में बात कर ली। ये सारी क्या है, कंटिन्यूअस बॉडीज है जो पोस्ट ऑडिट एंड एक्सपर्ट स्क्रूटनी करती है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस भी देख लिया हमने, आर्टिकल 87, फॉर्मल है, पॉलिसी रिव्यू, कि गवर्नमेंट क्या करने वाली, अगर उसकी हाउस मेजॉरिटी खुश नहीं है तो वो भी एक नो कॉन्फिडेंस को शो करता है, जो मोशन ऑफ थैंक्स हमने देखा वहां पे टर्म। इज इट क्लियर? सो इसी के साथ हमारी ये सारी जो मेथड है, डिफरेंट मेथड, जो जिससे पार्लियामेंट आपको कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, ये हमने बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट 1 घंटे के लेक्चर में हमने ये सारी चीजें कंप्लीट की है। फिर से मैं आपको बताना चाहूं कि अगर आप चाहते हो हमारे साथ पेड बैच में पढ़ना, जो हमारी फाउंडेशन बैच है, इसमें आप जरूर से जरूर इनरोल्ड हो। ऐसे ही डिस्कशन, ऐसे ही डिबेट, ऐसे ही लंबी लंबी क्लास हमारी वहां भी होती है। अगर आप चाहते हो कि CAPF में फतेह करना,
एक 3 स्टार लेकर जाना यहां से, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हो 2026 एस्पिरेंट के लिए, जिसकी फीचर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। 200+ आवर ऑनलाइन रिकॉर्डेड पेपर 1 पेपर 2 डिस्कशन होगी, आंसर राइटिंग होगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, हैंड आउट, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, एक्टिव रिकॉर्डिंग सीट, सारा कुछ मिलेगा। पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज होगी, ये ऑलरेडी इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। साथ ही साथ जो भी गेस्ट फैकल्टी होंगे, एक्सपर्ट मैटर्स होंगे, या जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट होंगे उनसे आप जरूर बात कर सकते हो, उसके बारे में भी जो भी वो जैसे तैयारी की होंगे, ये सारी चीजें आप सीख सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म पे, दैट इज योर यूसी एकेडमी। तो अगर आप चाहते हो इसमें एडमिशन लेना, तो आप हमारी टीम से जरूर कांटेक्ट करना, सारी डिटेल आपको शेयर कर दी जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट इन माय क्लास। हैव अ वंडरफुल डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डिफरेंट एग्जाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट के साथ, तब तक जय हिंद।